नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, जो सभी 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक योजना को पढ़ेंगे। थोड़ा सा हो सकता है सेशन लंबा रहे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये जो क्लास है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ ही इसकी PDF है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पाठशाला क्लासेस वहां पर मिल ही जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आपके लिए सेमिनार रखा गया है 22 अप्रैल को। यदि आप रीट या अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए राइट टाइम है तैयारी शुरू करने का। तो आपके लिए एक सेमिनार रखा गया है 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे, तो इसको अटेंड करके भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर वैसे जो आप सभी को पता है कि 8 बजे रेगुलर करंट अफेयर की क्लास होती है हमारी, लेकिन अब कुछ अगले 1-2 दिन आपके लिए कुछ स्पेशल सेशन है वो आने वाले हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन है वो जा रहा हूं। तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल सेशन जहां से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए एडवांस में रिकॉर्ड कर दिए जाए, जिससे आपका टाइम है वो यूटिलाइज कर सको। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को कमेंट करते हैं कि सर हमारी सुबह तभी होती है जब आपकी करंट अफेयर की क्लास आती है। तो उन सब के लिए मैं क्लास है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं पहले ही, जिससे आपको ये जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है सरकार ने यहाँ पर टोटल 25 योजनाएं हैं उनकी घोषणा की है। ये सभी 25 योजनाएं हैं और इन सभी 25 योजनाओं के बारे में हम बात है वो करने वाले हैं। यहाँ पर चलो शुरू करते हैं एक एक करके योजना की। सबसे पहले बात करें नवीन परिवारों को NFSA के से लाभान्वित करना। देखो आप यहां पर भी देखोगे फ्लैगशिप में, तब भी इसी क्रम में हम बात करेंगे। लिखा हुआ है नवीन परिवारों को NFSA के तहत लाभान्वित करना, है ना। तो यहां से हम शुरू करते हैं एक एक योजना को पढ़ना, और हर एक योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है। फ्लैगशिप योजना है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। साथ ही BSTC जो वाले बच्चे हैं उनको भी पढ़ना है, क्योंकि BSTC में भी योजना के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए हैं। पिछले एग्जाम में भी आपने देखा है कि लाडो प्रोत्साहन योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप देख लेना। यहां पर बात करते हैं साहब ना NFSA क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर पहली जो फ्लैगशिप योजना है, फ्लैगशिप योजना क्या होती है, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो तो ये सोचे कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये फ्लैगशिप क्या है। तो फ्लैग का मतलब होता है झंडा, कि जो ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, सरकार कहती है हमारी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, दुनिया भर की योजना हम चला रहे हैं, लेकिन कुछ योजना ऐसी है जो कि हमारे दिल के करीब है। दिल के करीब का मतलब यह है कि साहब उसमें वेतन, जो उसमें वित्तीय जो स्वीकृतियां हैं वो बिल्कुल मतलब हर विभाग की टॉप प्रायोरिटी की वो योजना होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि साहब महिला विभाग की कोई योजना है, महिला एवं बाल विकास की कोई योजना है, और वो योजना फ्लैगशिप स्कीम में शामिल है। इसका मतलब वो योजना टॉप प्रायोरिटी वाली योजना है। मतलब फ्लैगशिप का मतलब होता है कि सरकार की वह योजना जिस पर सरकार पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर चुकी है, या ऐसी योजनाएं जिस पर सरकार फुल फ्लेज्ड काम है वो करती है, वो फ्लैगशिप योजनाएं कहलाती है। तो यहां पर यदि सरकार की किसी की टॉप प्रायोरिटी में है तो साहब स्टूडेंट की टॉप प्रायोरिटी में रहनी है ना। और सबसे सिंपल टारगेट आप ही हो, सरकार चाहती है कि हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो। अब यदि उसको सिलेबस में दे दिया जाए तो फिर आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहां पर बात करते हैं साहब, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग है, उसकी योजना है प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को मिल सके, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और बजट 2025-26 में 10 लाख नवीन यूनिट NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है, वो किया गया है। अब यहां पर बात करते हैं सर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के बारे में, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। यह अधिनियम कब आया? 2013 में आया। कब लागू हुआ सर? 5 जून 2013 को लागू हुआ। और इसका कानून कब हुआ? तो सॉरी, लागू हो गया आपके यहाँ पर 5 जुलाई को, और कानून पास कब हुआ? तो यहाँ 10 सितंबर 2013 को ये कानून है वो पास हुआ था। लागू कब हुआ? 5 जुलाई 2013 को। कानून कब पास हुआ सर? 10 सितंबर 2013 को। और सभी राज्य और जो यूटी है उनमें इसको लागू है वो कर दिया गया था। उद्देश्य क्या है? दुनिया का सबसे व्यापक कानून आधारित हमें खाद्य सुरक्षा है वो देना है, और 80 करोड़ भारतीयों को इसमें शामिल है वो किया गया है। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसमें बहुत सारी योजनाएं शामिल है, जिसमें आपके मध्याह्न भोजन है योजना भी शामिल है, जिसको आप मिड डे मील बोलते हो। मिड डे मतलब दिन के बीच की जो मील होती है ना, उसे मिड डे मील बोला जाता है। स्कूल में जो मिड डे मील मिलती है। साथ ही यहाँ पर एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं, ICDS है, वो भी इसी के अधीन आती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो PDS है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, जिसमें आपको राशन के गेहूं वगैरह मिलते हैं, वो इसी योजना के, इसी अधिनियम के अंतर्गत है वो मिलते हैं। यहाँ पर देखो 66% जनसंख्या को इसमें कवर किया गया है, जिसमें 75% ग्रामीण है और 50% शहरी जनसंख्या उनको शामिल किया गया है। इसमें 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार क्या मिलता है? अंत्योदय जो परिवार है
कौन से परिवार? जो अंत्योदय परिवार समूह हैं उनको 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार क्या मिलता है? अनाज मिलता है। और जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं उनको 5 किलोग्राम प्रति माह प्रति व्यक्ति, ध्यान रखना ये तो प्रति परिवार है और ये क्या है? प्रति व्यक्ति है। इसके तहत जो अनुदानित दर है उस पर खाद्यान्न है वो उपलब्ध होता है। जैसे चावल है वो 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, मोटा अनाज है वो 1 रुपए किलो है, वो यहाँ पर मिलता है। आगे देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए RSSB फाउंडेशन बैच है उसकी शुरुआत हो रही है कब से? 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल से आपके लिए जो RSSB फाउंडेशन बैच है इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें आप सभी आगामी जो एग्जाम हैं उनकी तैयारी है वो कर सकते हैं। जैसे आप CT, पटवार, वीडियो, कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक या चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। सुबह 9 बजे से आपके लिए एक नया बैच है वो शुरू हो रहा है 22 अप्रैल से, तो आप इसमें अपना एडमिशन लेकर अच्छे से तैयारी है वो कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाने वाले हैं। देखो आगे बात करें गिव अप अभियान। अब गिव अप अभियान क्या है सर? देखो, जो ऐसे परिवार हैं जो कि सक्षम हैं, जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले असक्षम थे और उनके पास में सारे कार्ड वार्ड थे, राशन का गेहूं लेते थे, लेकिन अब उनको वो मुख्य धारा में आ गए हैं या अब उनकी स्थिति है वो अच्छी हो गई है, तो उनके लिए सरकार कहती है कि साहब आप क्या करो? गिव अप कर दो। गिव अप क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है छोड़ दो। आप किसको छोड़ दें साहब? है ना, छोड़ना किसका है कि साहब ये जो लाभ ले रहे हो ना इस लाभ को छोड़ दो। तो इसे क्या कहा गया? गिव अप अभियान है वो कहा गया था, ये ध्यान रखना है। गिव अप अभियान की शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर 2024 को राजस्थान सरकार द्वारा इसकी शुरुआत है वो की गई थी। और अपात्र व्यक्ति जैसे कि आयकर दाता, भाई इनकम टैक्स दे रहे हो, है ना, सरकारी कर्मचारी हो आप, है ना, 4 पहिया वाहन है वो रखते हो, है ना, साथ ही जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है, वो खाद्य सुरक्षा की सूची से अपना नाम हटाने के लिए उनको प्रोत्साहित है वो किया जाता है। साहब एक काम करो, आपकी यदि सारी चीजें सक्षम हो आप तो आप नाम हटवाओ। कि साहब उससे फायदा क्या होगा? कि आप ये फायदा होगा कि जब आपका नाम कटेगा तो किसी और जरूरतमंद परिवार का नाम है वो इसमें जुड़ेगा तो उसको लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखना है, इसमें बचे हुए खाद्यान्न को गरीबों और वंचित वर्गों तक पहुंचाए ताकि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए हम काम है वो कर रहे हैं। और गिव अप अभियान है उसकी शुरुआत की गई, उसमें जयपुर है वो पहले स्थान पर था, फिर भीलवाड़ा पहले स्थान पर था। अब ये आंकड़े हैं वो बदलते रहते हैं तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं साहब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली योजना, कुसुम योजना। कुसुम योजना क्या है सर? देखो, कुसुम योजना केंद्र सरकार की योजना है और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। और इस कुसुम का जो फुल फॉर्म है, जो पूरा नाम है वो है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। मेरे साथ में बोलो कि सर कुसुम योजना का मतलब क्या हुआ? कुसुम योजना का मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। इसके 3 घटक हैं। घटक क्या होते हैं? इंग्लिश में इसको कंपोनेंट बोलते हैं कि हम 3 तरीके से इसको इम्प्लीमेंट है वो करने वाले हैं, या इसके 3 अलग अलग घटक है वो है। अब इस घटक है ABC। अब कई बार ये आपसे पूछा जाता है कि साहब बताइए कुसुम योजना के घटक ए में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक पोस्ट शेयर की थी ना, राजस्थान सरकार ने एक पोस्ट शेयर की, मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी वो पोस्ट डाली थी, जिसमें विभिन्न 11 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राजस्थान पहले स्थान पर है। कौन सी? विभिन्न 11 योजनाएं हैं, आप उसमें देखना, है ना। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो जरूर देखना, कुछ अच्छी ढंग की चीज़ें भी कई बार देख लिया करो। और उसमें मैंने सारी बताई है, विभिन्न 11 योजनाएं हैं। मैं आपको देखो फटाफट बताता भी हूँ, है ना। ये देखो, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, कुसुम योजना में, है ना, और विकसित भारत संकल्प यात्रा में, जनजाति कल्याण सशक्तिकरण में, फिट इंडिया रन में, है ना, फार्मर रजिस्ट्री में, अंगदान प्रत्यारोपण में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हमारा पहला स्थान है, ये ध्यान रखना है। कौन सा स्थान है सर? पहला स्थान है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर ये मैंने पोस्ट शेयर की है तो उसमें शायद देखना आपके लिए यूजफुल रहेगा यदि आप चलाते हो इंस्टा वेस्टा तो, और नहीं चलाते हो तो फिर बढ़िया है ना, इस रोग से दूर रहे इतना अच्छा है। देखना तो क्या दिखा साहब कि इसमें देखो 3 घटक है ना, तो मेरे साथ में याद करना कि सर घटक ए और सी, ए और सी में तो कौन से स्थान पर है? हम प्रथम स्थान पर है, ठीक है सर। जो घटक बी है उसमें हम कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अब आप कहोगे कि सर ये घटक है क्या? तो रुको, अभी वही बताने वाला हूं आपको। पहले तो ये से याद करना कि सर घटक ए और घटक सी में कौन से स्थान पर? हम प्रथम स्थान पर है। घटक बी में हम कौन से स्थान पर है सर? घटक बी में हम कौन से स्थान पर है? तो ध्यान रखना सर, घटक बी में हम तीसरे स्थान पर है, ये याद रखना है। और क्या याद करोगे? और अपने को याद करना है साहब कि यहाँ पर ऊर्जा विभाग की योजना है। हीरालाल नागर केंद्र में मंत्री, आप सभी को अपने राजस्थान में मंत्री है, आप सभी जानते हो। और शुरुआत कब हुई? तो मार्च 2019 में इसकी शुरुआत हुई
थी और सोलर पंप व बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगाकर नवीन करणीय जो ऊर्जा है उसके उत्पादन को हमें बढ़ावा देना है। इसकी वित्तीय सहभागिता कैसी है, तो यानी 30% पैसा केंद्र सरकार देती है, 30% पैसा राज्य सरकार देती है, 30% बैंक से लोन मिल जाता है और 10% पैसा किसान से लिया जाता है। तो ये कितना हो गया 90 और 90 प्लस 10 कितना हो गया 100%। तो ये सारा पैसा यहाँ से आता है। तो थोड़ा सा ये वित्तीय जो सहायता है उसके बारे में ध्यान रखना है। आपसे पूछे राजस्थान में प्रथम सोलर पंप कहाँ लगाया गया, तो सर कापड़ियावास में लगाया गया। ये कहाँ है, जयपुर में है। प्रथम सोलर पैनल कहाँ पर लगाया, पंप तो क्या होता है, पंप जानते हो क्या पंप नहीं जानते हो, समस्याओं में हो साहब। अरे अपने ट्यूबवेल में पंप सेट नहीं लगाते, मशीन लगाते हैं पानी फेंकने वाली, वो पंप ही है। और क्या है, सोलर पंप का मतलब सोलर से चलने वाला वो पंप। भाई जैसे मान लो कि आपने देखा होगा, आपने मोटर लगी हुई होती है ना, हौद में मोटर होती है, तो क्या कहते हैं पंप ही है वो एक प्रकार का। अब यदि आप उसको सोलर तरीके से चलाते तो सोलर पंप हो गया। तो कापड़ियावास जयपुर में पहला सोलर पंप लगाया गया। सोलर पैनल क्या होता है, जो ऊपर प्लेट नहीं लगती सोलर वाली, उसे सोलर पैनल बोलते हैं। और ये कहाँ पर लगाई गई, भालोजी कोटपुतली में लगाई गई है। अब देखो तीनों घटक के बारे में बात करते हैं, तीनों जो घटक है ना उनके बारे में बात करते हैं। घटक ए क्या कहता है, घटक बी क्या कहता है, घटक सी क्या कहता है। देखो घटक ए में कहा गया है कि 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता तक के, कहां से कहां तक, 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र है, उसकी हमें क्या करनी है, स्थापना करनी है। मेरे साथ बोलो कि सर 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करनी है। पहली बात तो कहां पर करोगे, सर जहां अच्छे वहां करेंगे, नहीं सर जहां अच्छे वहां नहीं। 33/11 वाली जो लाइन है ना, 33/11 किलोवाट वाली जो लाइन जा रही है, मतलब जो सब स्टेशन है उसका है ना, किलोवाट सब स्टेशन के 5 किलोमीटर की परिधि में क्या किया जाएगा साहब, जना किसान की जो बंजर भूमि है उस पर इसका लगाया जाने वाला है। ये जरूर ध्यान रखना है। संचालन कौन कर रहा है सर, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, वो इसके प्रथम संस्करण का संचालन कर रहा था। उसके बाद में जो इसका द्वितीय चरण शुरू हुआ, सेकंड फेज इसका शुरुआत हुई थी जुलाई 2024 में, उसमें ध्यान रखना RRECL के स्थान पर, यहाँ पर जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है उसके स्थान पर राजस्थान डिस्कॉम और ऊर्जा विभाग और राजस्थान सरकार द्वारा इसका संचालन है वो किया जाने लगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के स्थान पर यहाँ पर ध्यान रखना है राजस्थान डिस्कॉम, ऊर्जा विभाग और राजस्थान सरकार है, उसके द्वारा इसका चरण 2 है उसका संचालन किया जाने लगा। अब देखो घटक ए में क्या याद रखोगे कि सर 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता तक के सोलर ऊर्जा संयंत्र लगवाने, संयंत्र समझ रहे हो आप, हाँ छत पर जो अपने लगे हुए होते हैं आपके, है ना, वो लगाने साहब, ठीक है। कहाँ लगाने सर, खेत में लगवाने हैं। दूसरी बात कहाँ पर लगाने, 33/11 किलोवाट सब स्टेशन की 5 किलोमीटर की परिधि में लगाना है। तो ये तो घटक 1 हो गया, है ना, ये तो क्या हो गया साहब, घटक 1 हो गया। घटक बी क्या कहता है, घटक बी कहता है 7.5 हॉर्स पावर की क्षमता वाले कृषि पंप सेट है, वो हमें क्या करने हैं, लगवाने हैं। क्या लिखा हुआ है साहब, 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना हमें करनी है। स्वतंत्र मतलब जो बिल्कुल खुले हो, है ना, वो कृषि पंप है वो लगाने हैं। अब एक चीज और समझना, कितने हॉर्स पावर के, 7.5 हॉर्स पावर के पंप सेट लगाने हैं। कैसे पंप सेट लगाने हैं सर, वो पंप सेट लगाने हैं जो कि किससे हो, सोलर पंप सेट लगाने, मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेट है वो लगाने हैं। इसके लिए पहले 12,500 पंप सेटों का लक्ष्य है वो रखा गया था, ये जरूर ध्यान रखना है। उसके बारे में देखो, ये घटक कौन सा सर, घटक बी है। अब ये घटक सी, घटक सी क्या कहता है, घटक सी कहता है कि पहले से ही यदि जो ग्रिड से जुड़े हुए पावर पंप सेट है, मतलब क्या हुआ सर, और समझाओ। देखो ये तो समझ गया अपना, यहाँ तो सोलर पैनल लग रहे हैं, यहाँ क्या लग रहा है सर, है ना, घटक जो बी है, घटक बी में पंप सेट लग रहा है, पंप सेट लग रहा है। और पंप सेट कितने हॉर्स पावर तक का, 7.5 हॉर्स पावर तक का। आगे देखो घटक जो सी है ना, इसमें क्या है साहब कि ग्रिड से मतलब जो 3 तार जाते हैं ऊपर, उससे जुड़ा हुआ क्या है, कोई पंप सेट है। मैं ऐसे ही पंप सेट बना रहा हूं, पंप सेट ऐसा नहीं होता, कोई पंप सेट है। अब इसको क्या करना है, ये अभी किससे चल रहा है सर, अभी ग्रिड से जुड़ा हुआ है, इसको ग्रिड से तो हटाना है और यहां पर क्या करना है, सोलराइजेशन करना है इसका। समझ रहे हो क्या करना है, इसका सोलराइजेशन है करना है, फीडर केबल सोलराइजेशन है वो हमें करना होगा। ग्रिड से जुड़े हुए 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंप सेटों का जो पहले से ही लगे हुए हैं उनका सोलराइजेशन करना है। कि भाई हमने क्या किया, शुरू में तो हमने सोलर पैनल लगवाए, फिर हमने क्या किया, पंप सेट लगाए जो कि सौर ऊर्जा से चलते हैं। अब कुछ जगह ऐसे पंप सेट है जो कि सोलर ऊर्जा से नहीं चलते हैं, तो इसका उद्देश्य समझ गए कि भैया हमें 24/7
हम चाहते हैं कि जो किसान है उनको बिजली मिलती रहे, उनको सर्दियों में है ना रात को सिंचाई है वो नहीं करनी पड़े, दिन में जब धूप होती है तब वो आराम से सिंचाई करें। तो धूप होती है तब क्या होगा साहब, सोलर पैनल से पंप सेट चलेंगे और आराम से सिंचाई है वो करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये योजना समझ में आ गई। आगे देखो नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें, है ना। नेक्स्ट जो योजना है वो है आपकी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। कौन सी योजना है? संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। इस योजना के बारे में आप वैसे आमतौर पर बहुत कम बात सुनते हो, लेकिन नहीं, ये फ्लैगशिप योजना में शामिल है तो आपको पढ़ना होगा। ऊर्जा विभाग की योजना है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, ऊर्जा विभाग की योजना है ना। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 5 अवधि के लिए है सर, 5 साल की अवधि के लिए 2021-22 से लेकर 25-26 तक ये योजना है वो चलने वाली है। योजना का उद्देश्य क्या है? आधुनिक तकनीक अपनाकर डिस्कॉम बिजली वितरण जो कंपनियां हैं उसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाना और राजस्व व्यय के अंतर को कम करना और उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना। कि साहब हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतनी पैसे तक की जो बिजली है वो आम जन तक पहुंचे। ऐसा ना हो बीच में ही लोग खा जाए, बिजली का बिल ही नहीं भरे, पता ही नहीं लगे बिजली कहां पर है। मतलब ये मानो कि हम किसी पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन में यदि अपन 50 लीटर पानी डालें तो यहाँ अंतिम छोर भी लगभग 50 नहीं तो भाई साहब 48 लीटर तो पानी पहुंचे ही पहुंचे। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि इधर से 50 लीटर पानी डाला, उधर कितना आ रहा है सर 25 लीटर ही पानी आ रहा है, बीच में कहाँ गया कि पता ही नहीं कहाँ गया। तो ध्यान रखना आधुनिक तकनीक है ना, उसको अपनाना है। आपने देखा होगा आधुनिक तकनीक आप देख ही रहे होंगे, जो बिजली विभाग है वहाँ पर पहले आपके 2 महीने से बिल आता था बिजली का बिल, और वो आदमी डायरी लिखा आता था, कुछ भी लिख देता था, आधे टाइम तो गलती से लिख देता। किसी को यदि मान लो उसने सही लिख ही दिया है ना, जैसे मान लो यूनिट आए 400x50 है ना, जैसे 400x50 यूनिट आए। अब भाई साहब ने उसने देखा, वो परेशान हुआ वैसे आदमी बेचारा आया हुआ था धूप में, और उसने लिख दिया कि साहब कितने आए हैं कि 700x50 लिख दिया उसने। अब ऐसा लिख दिया 700x50। अब वहां पर उसको पढ़ने वाला साथी और कोई मेरा जैसा है, उसने कहा कि ये कितने है साहब, ये तो मेरे को लगता है साहब 790 है। तो भाई साहब ने लिख दिया 790 है ना, 790। तो इससे क्या हो रहा है, इससे पता ही नहीं लग रहा है यूनिट कितने चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर ऐसा नहीं कि यूनिट पहले ऐसे होता था सारे यूनिट, फिर क्या होता था लास्ट में उसका कंक्लूजन निकलता, भाई इस बार यूनिट देखा, उस बार यूनिट देखा, तो फिर क्या होता है, एक तो एवरेज यूनिट भेजने लग जाते थे कि साहब लगभग इस घर में 550 यूनिट आते होंगे तो 550 भेज दो। फिर लास्ट में जब प्लस माइनस होता तब कई बार देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा कि आपके कई बार बिजली का बिल जीरो आ जाता है। जीरो कैसे आता है, वो प्लस माइनस करते हैं साल के अंत में, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें प्लस माइनस करते हैं तो फिर जीरो आ जाता है बिल। तो यहाँ पर उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अब देखा होगा आपने कि बिल्कुल ऐसे रसीद जैसी आती है आपकी, जैसे आप जो आप टिकट लेते हो वैसी एक मशीन होती है, उससे बिल्कुल ऐसे स्लिप जैसे निकल कर आती है और उसमें 1 महीने का जो आपके बिजली का बिल है वो आता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम नवीन तकनीक है उसका करके कार्य प्रणाली में सुधार लाएंगे, और जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, उसकी कार्य प्रणाली में हम सुधार है वो करने वाले हैं। साथ ही टारगेट लिया गया था, जब ये योजना आई थी ना तब टारगेट लिया था 2024-25 तक कुल तकनीकी व वाणिज्य है ना ATC जो घाटे हैं उसको हमें 12 से लेकर 15% तक कम करना होगा, और आपूर्ति की औसत लागत है तथा प्राप्त औसत राजस्व है उसमें अंतर को कम कर को हमें क्या करना है, शून्य करना है। समझ पा रहे हो क्या? आपूर्ति की औसत लागत मतलब मान लो कि मैंने 5 यूनिट बिजली है वो 50 वो मान लो अपने 25 रुपए की खरीदी, 25 रुपए की मैंने खरीदी है, 25 रुपए की हमने खरीदी है। तो ये तो क्या है साहब, ये हमारे क्या आ गया साहब, औसत लागत आ गई। ये तो क्या आ गई, औसत लागत आ गई। और औसत राजस्व कितना आ रहा है कि मान लो राजस्व मेरे आ रहा है साहब, राजस्व आ रहा है कि 5 यूनिट में मेरे को मिल कितने रहे साहब, 10 रुपए मिल रहे हैं है ना, 10 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि चोरी हो जा रही है बिजली है ना, आपस में बीच में ही मतलब जो बेकार हो जा रही है बिजली है ना, तो पहुंच नहीं पा रही, ये बहुत सारी समस्या है। तो हमें क्या करना है कि जितने की चीजें पड़ रही है, जितना औसत लागत आ रही है और औसत राजस्व आ रहा है, उसको एटलीस्ट हम नो प्रॉफिट नो लॉस में तो करें, इसमें ना प्रॉफिट तो होना दूर की बात, हम शून्य तो करें साहब है ना। इसके लिए यहाँ पर ये योजना है वो लाई गई है। इसके लिए नई चीजें हैं, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हम प्रीपेड करेंगे। प्रीपेड समझ रहे हो है ना, प्रीपेड स्मार्ट मीटर है वो लगाने वाले। पहले कौन से मीटर होते थे, पहले वो चक्री वाला मीटर होता था, पता है आपको, काले काले डब्बे होते थे, नीचे फ्यूज बने होते, काले डब्बे होते थे, और उसमें उसको हैक करना मतलब हैक मतलब उसको टेम्परिंग करना बहुत आसान, कैसे भी उसको कुछ भी लगा दो वो चलना बंद हो जाता था। पहिया है, अब पहिया घूमना तो कैसे ही बंद हो जाता, ऐसे चलते चलते कभी घूम जाता, कभी चलता, कभी घूमता, कभी चलता उस। फिर हम धीरे धीरे स्मार्ट मीटर की तरफ आए। अब आपने देखा होगा डिजिटल मीटर है वो आता है। अब कहा गया है कि धीरे धीरे हम काम करेंगे और प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग है, और सिस्टम मीटरिंग के लिए हम वित्तीय सहायता है वो प्रदान करेंगे। स्मार्ट मीटर क्या होगा, प्रीपेड मीटर क्या होता है, प्रीपेड का मीटर है जैसे अभी आप क्या करते हो कि फोन का रिचार्ज करवाते हो,
करवाते हो ना? हाँ सर करवाते हैं। कितने का करवाते हो सर? कि हम सर 799 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं, और जब रिचार्ज करवाते हैं तब वो कहता है कि साहब 28 दिन तक आपके लिए अनलिमिटेड कॉल है और 1.5 GB आपको इंटरनेट मिलेगा और 200 मैसेज मिल जाएंगे किसी को मैसेज करने की इच्छा हो। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपने पहले पैसा दिया, उसके बाद में आपको सुविधा मिली। पहले क्या दिया? पैसा, फिर सुविधा मिली, तो इसे बोलते हैं प्रीपेड, कि आपने पहले पे कर दिया, उसके बाद में सुविधा मिल रही है। तो अब कहा जा रहा है कि साहब एक काम करो, रिचार्ज कराओ। किसमें? कि सर मीटर में रिचार्ज करवा दो। कि साहब कितना? कि 5,000 रुपये का रिचार्ज कर दिया। तो जब तक 5,000 रुपये की बिजली आप खाओगे नहीं, तब तक तो चलती रहेगी। जैसे ही 5,001 रुपये की बिजली आएगी, बिजली कट हो जाएगी। बिजली क्या हो जाएगी साहब? कट है वो हो जाएगी। जैसे आपके यहाँ पर फ़ोन में मैसेज आता है कि आपकी जो वैधता है वो समाप्त होने वाली है, तुरंत रिचार्ज करें। वैसे आपके पास में कॉल आता रहेगा कि आपके जो बिजली कनेक्शन है उसमें जो बैलेंस है वो कम है, फटाफट बैलेंस करें, तभी आपके घर में बिजली है वो निर्बाध रूप से चलती रहेगी। तो ऐसे मैसेज आते रहेंगे। तो ये सरकार है वो कर रही है। वितरण अवसंरचना है उसका हमें क्या करना है? उन्नयन करना है। ये जो बीच में चोरी हो रही है बिजली की, ना जो तार डाल देते हैं, उन तारों को क्या करना है? रोकना है साहब। इसके लिए सरकार है वो काम कर रही है। आगे देखो, नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें। लाडो प्रोत्साहन योजना बहुत फेवरेट है एग्जामिनर की, एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखना है। 8 फरवरी 2024 को हमारे दिया कुमारी जी ने पहला भाषण दिया और हम सब देख रहे थे पहले भाषण को। तो लेखानुदान है वो पेश किया गया था 2024-25 का। इसकी उसमें इन्होंने घोषणा की थी लाडो प्रोत्साहन योजना की, और 1 अगस्त, डेट याद करना इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। श्रीमती दिया कुमारी जी हैं, वो क्या है? इस विभाग के मंत्री है। याद रखना कि पहली किस्त कब जारी हुई? तो सर 14 दिसंबर 2024 को महिला सम्मेलन जो मनाया गया था उदयपुर में, वहां पर इसकी पहली किस्त है वो जारी की गई थी। और इसी दिन अमृत आहार योजना है उसकी शुरुआत भी की गई थी राजस्थान में। अब यहां पर देखो, शुरू में पैसा 1 लाख रुपए था, लेकिन सरकार ने बढ़ाकर इसकी पैसा है वो 1.5 लाख रुपए है वो कर दिया। 1 अगस्त 2024 के बाद में जन्म लेने वाले जो बालिकाएं हैं वो क्या होती है? इसमें लाभान्वित होती है, और कुल 7 किस्तों में इसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं 21 साल की उम्र तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे यहां पर कि साहब ये कहा जा रहा है कि 1 अगस्त 2024 के बाद में जन्म लेने वाली जो रहेगी वो पात्र रहेगी। उद्देश्य क्या है? तो बेसिक उद्देश्य होता है महिलाओं का विकास करना है, संबल देना है ना, ये सोच बदलनी है समाज की, ये बेसिक से होता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, पात्रता देख लेना कि राजकीय चिकित्सालय संस्था में, अब ये चीजें जरूरी क्यों है ना। अब आजकल हमें छोटी छोटी चीजें पढ़नी होती है। पहले आप ये पढ़ लेते थे घोषणा कब हुई, शुरुआत कब हुई, कितना पैसा मिलता था। अब ये भी चीजें समझनी, क्योंकि कई बार कथन कारण वाले क्वेश्चन है पूछ लिए जाते हैं, खासकर जो बच्चे ऐसे हैं जो LDC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजकीय चिकित्सा संस्था एवं जननी सुरक्षा योजना के लिए, राजकीय चिकित्सा संस्था और जननी सुरक्षा योजना में जो अधिकृत हॉस्पिटल है उनमें ही क्या मिलेगा साहब? इसमें लाभ है वो मिलने वाला है। इस बात को समझना। क्या समझे मेरी बात को? कि राजकीय चिकित्सा संस्थान में यदि किसी बालिका का जन्म हो रहा है तो फिर फायदा मिल जाएगा, या फिर जननी सुरक्षा योजना के तहत कोई अधिकृत हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन जननी सुरक्षा योजना उसके तहत उसको अधिकृत है वो, तो वहां पर जन्म लेने वाली बालिकाओं को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, और अब ये भी कहा जा रहा है ना, एक सेकंड इसको रोकना। हाँ, एक चीज ये भी कहा जा रही है कि अब पहले ऐसा था कि भाई सरकारी स्कूल में ही लाभ मिलेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ने पर ही लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार में बीच में घोषणा की थी कि साहब अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी हम क्या देने वाले हैं? लाभ है वो देने वाले हैं। अब देखो, सेमिनार वाले कुछ नए बच्चे जुड़े हो तो उनको मैं बता दूं कि 22 अप्रैल से आपके लिए सेमिनार शुरू हो रहा है। न्यू सेमिनार, निःशुल्क सेमिनार है वो आपके लिए रखा गया है। यदि आप रीट और अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको प्री और मेंस की सबकी गाइडेंस है वो शानदार तरीके से दी जाएगी, और फ्री में ज्ञान मिल ही रहा है तो ले ही लेना चाहिए। सुबह 9:15 पर ही सेशन है वो रखा गया है। अब देखना यहाँ पर साहब पैसे कैसे दिए जाते हैं, तो जानना, पात्र चिकित्सा में जो हॉस्पिटल है उसमें यदि बच्ची होती है, बालिका होती है, तो उसके जन्म पर तुरंत 2500 रुपये दिए जाते हैं। 25,000 तो नहीं है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, मामला गड़बड़ है ना, तो इसको करो 25, है ना, 2500 कितने रुपए? 2500 रुपये, है ना। मिटा देता हूँ यार, इसकी PDF मिलेगी आपको, और कहीं कन्फ्यूजन में 25,000 कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये लो साहब, ठीक है। तो कितने रुपए दिए सर? पहली बार में 2500 रुपये, फिर 2500 रुपये, फिर यहाँ पर कितने रुपए सर? 4000 रुपये, फिर, है ना, मतलब जन्म पर 2500 रुपये दे दिए। 1 साल की उम्र हुई, टीकाकरण लगा, टीका लगा, 1 साल में जो टीका लगता है फिर 2500 रुपये दे दिए जाएंगे। ठीक है,
हाँ सर दे दिए। उसके बाद में पहली कक्षा में एडमिशन लेने पर 4,000 रुपये मिलेंगे, छठी कक्षा में एडमिशन लेने पर 5,000 रुपये मिलेंगे, और 10वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर 11,000 रुपये मिलेंगे, और 12वीं क्लास में एडमिशन लेने पर 25,000 रुपये मिलेंगे। अब मुझे बताओ ये 50,000 हो गए क्या? जोड़ो, देखें जोड़ो सर, 2500 और 2500 कितने? 5,000, 5,000 4, 9,000, 9,000 और ये कितने हो गए? 20,000, 20,000 5, 25,000, 25, 25, 50,000 और 50,000 और 1 लाख कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए। तो ये समझना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण और स्नातक करने पर यहाँ पर 1 लाख रुपए हैं वो मिलते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख रुपए की राशि है वो यहाँ पर मिलती रहती है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। मेरे साथ बोलो सर 2500, फिर 2500, फिर 4,000, फिर 5,000, फिर 11,000, फिर 25,000 और फिर कितने? 1 लाख रुपए की राशि। समझ गए? तो ये थोड़ा सा याद रखना है। हो सकता है तो कथन कारण में ऐसी चीजें पूछी जा सकती है ना। अच्छे से पढ़ना है। लेव स्टैंड और एलडीसी वाले को तो और ज्यादा ध्यान देना है। जो बाकी एग्जाम की तैयारी करने से बीएसटीसी वाले बच्चे भी कुछ देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत डेप्थ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझना है चीजों को। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, है ना। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, कृषि नहीं, कृषि सिंचाई योजना कर दो इसको, कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करें, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना है, कृषि और उद्यानिकी विभाग की योजना है और इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 की है। 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा है वो राज्य सरकार देती है। इसकी जो टैगलाइन है वो एग्जाम में पूछी जाती है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इंग्लिश में ही है इसकी टैगलाइन। अब हमने तो तोड़ मोड़ के हिंदी में बना ली ही वही, है ना, आपको याद करा लिए। प्रति बूंद अधिक फसल क्या होता है? कोई अच्छी बैठ ही नहीं रहा राइम स्कीम, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप कि साहब पर ड्रॉप, हर एक बूंद पर फसल है वो ज्यादा होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? कृषि सिंचाई योजना है वो लेकर आए हैं। यहाँ पर हर खेत को पानी उपलब्ध कराना, जल प्रबंधन, जो सिंचित क्षेत्र है और कृषि उत्पादकता है उसमें वृद्धि हमें करनी है। और यहाँ पर उद्यानिकी विभाग है, नोडल एजेंसी है, हमने पहले देख ही लिया है। आगे देखो, यहाँ पर जल प्रबंधन की तकनीकें क्या अपनाने वाले हैं। आपने देखा होगा जो अपन इरिगेशन जो करते हैं उसमें जो फव्वारा पत्ती है या जो बूंद बूंद सिंचाई है ना, ड्रिप इरिगेशन है, उसमें सरकार मदद करती है। सरकार मदद क्या करती है हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो फव्वारा पत्ती है ना, जिसको स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका 2.0 जो वर्जन है वो चल रहा है। मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 है वो चल रही है और इसमें वर्ष 2021-22 और 23-24 में यहाँ पर 1885.85 करोड़ की लागत से 30 जिलों में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 149 परियोजनाएं हैं, उनकी मंजूरी है वो प्रदान की गई है। किसानों को सब्सिडी कैसे मिलती है यहाँ पर? तो देखो, कोई सामान्य किसानों को 70% सब्सिडी मिलती है, 27% तो केंद्र सरकार, 18% राज्य सरकार और अतिरिक्त राज्य सरकार कितनी देती है? 25% की सब्सिडी देती है। यदि आप ST से हो, SC से हो, महिला हो, लघु और सीमांत किसान हो तो यहाँ पर आपको 75% है वो सब्सिडी मिलती है, क्योंकि केंद्र है वो यहाँ पर 22 है ना, राज्य 33% सब्सिडी है वो देता है, ये ध्यान रखना है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको अतिरिक्त फायदा है वो भी मिल जाता है। आगे बात करें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। कौन सा मिशन? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में बात करें तो ये अपना 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है। इसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है वो मुहैया करवाया जाता है। इसके लिए कौन सी योजना चल रही है साहब? राजस्थान में। राजस्थान में आपको पता होगा योजनाएं, फिर मैं और बता दूं जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको कि साहब आपके लिए 22 अप्रैल को कौन सा फाउंडेशन बैच है उसकी शुरुआत हो रही है। कितनी बजे साहब? सुबह 9:15 है ना, 9:15 पर ये शुरुआत है वो हो रही है। तो इसमें आप सीटी, पटवार, वीडियो सभी तमाम जो एग्जाम हैं जो कि RSSB बोर्ड करवाता है उनके द्वारा करवाए सारे सब्जेक्ट है वो करवाए जाएंगे आपको, तो अच्छे से आप इसमें एडमिशन लेकर तैयारी कर सकते हैं। देखो, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में हम बात करें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसका पुराना नाम था, आपको पता है गहलोत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी 1 मई 2021 को। कब? 1 मई 2021 को गहलोत सरकार ने इसकी शुरुआत की और फिर जैसे ही भजनलाल सरकार आई, भजनलाल सरकार बनी तो भजनलाल दिसंबर में बनी थी और फरवरी में साहब ने नाम चेंज करके क्या कर दिया? माँ योजना कर दिया सर। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ योजना है वो इसका नाम कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, माँ योजना में एक पूछा जाता है कि माँ कोष का गठन किया गया। माँ कोष का गठन किया गया मतलब फंड बनाया गया। इस फंड में कितने रुपए डाले गए? तो यार ना 3500 करोड़ है, 3,500 करोड़ रुपए हैं वो यहाँ पर डाले गए हैं, जिससे हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य की लाभ है वो मिलता रहे, सुविधा है वो मिलती रहे। अब देखना, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की योजना है। मंत्री कौन है सर? गजेंद्र सिंह खींवसर है वो ध्यान रखना है, इसमें मंत्री है। और राज्य के प्रत्येक परिवार को इसमें 25 लाख रुपए तक का क्या मिलता है? कैशलेस
बीमा कवरेज है उसकी सुविधा है वो इसमें मिलती है। भाई अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद उसका समस्त खर्चा है उस योजना के अंतर्गत वहन किया जाता है। और साहब पात्र परिवार कौन कौन है? पात्र परिवार कौन कौन है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित परिवार, हमने पहली जो योजना पढ़ी थी उसमें यदि किसी को लाभ मिल रहा है तो इसमें भी मिल जाएगा। सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जो जनगणना है उसमें यदि कोई परिवार है वो चिन्हित है तो वो इसमें लाभ मिलेगा उनको। छोटे और सीमांत किसान हैं उनको, है ना। अब कुल मिला के इनको क्या है साहब, इनको पैसा नहीं देना, प्रीमियम राशि वो नहीं देनी है। किनको नहीं देनी है? एक तो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है परिवार आ रहे हैं उनको, सामाजिक आर्थिक जो जाति जनगणना है उसमें जो चिन्हित है, छोटे सीमांत किसान हैं, आपके संविदा कर्मी हैं, कोविड-19 का अनुग्रह योजना के लाभार्थी है और EWS वाले हैं, है ना। 70 वर्ष से अधिक आयु वाले जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल है। ये ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिक, EWS और वरिष्ठ नागरिक है उनको यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको फ्री में यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर ये जो बीमा है 25 लाख रुपए का वो मिलेगा। सर बाकी का क्या? शेष आबादी को प्रति वर्ष प्रति परिवार 850 रुपए की राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकते हैं। शेष प्रीमियम राशि का लागत राज्य सरकार वहन करती है। मतलब समझिए क्या, देखो 1965 रुपए सरकार के खर्च होते हैं। कितने रुपए? 1965 रुपए खर्च होते हैं। और इस 1965 रुपए में से आपसे मात्र कितने लिए जा रहे हैं? 850 रुपए लिए जा रहे हैं। बाकी पैसा कौन देता है? बाकी पैसा सरकार है वो देती है, खुद वहन करती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर पैकेजेस वगैरह है वो बदलते रहते हैं, है ना। अभी शायद कुछ पैकेज 2100 और कुछ कर दिए हैं, मैंने देखा था, आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी था। तो पैकेजेस में चेंज हुआ है वो अभी हुआ है ना। ये रखना वर्तमान में जो कैंसर है उसके लिए डे केयर पैकेज है वो भी उपलब्ध है, ये भी थोड़ा सा ध्यान है वो रखना है। 73 डे केयर पैकेज है वो भी दिया जा रहा है, बजट में घोषणा है वो की गई थी। बाकी इसमें सरकार ने भी कुछ डाटा दिया था, तो बहुत ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पैकेजेस वगैरह है इसमें परिवर्तन है वो बार बार होता रहता है। अभी कुछ 2300 ऐसे कुछ पर 2200-2300 के बीच में कुछ डाटा है जो मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। जैसे हाँ ये लिखा हुआ 2370 प्रकार की बीमारियों के पैकेजेस उपलब्ध है। हाँ ये लिखा ना वर्तमान में 2370 प्रकार के। हाँ ये ध्यान रखना, ये पुराना है, ये क्या है? पुराना है, इसको याद रखना वर्तमान वाले को। देखो कैशलेस उपचार 25 लाख रुपए का प्रति परिवार मिलता है, जिसमें 5 तो बीमा मोड पर मिलते हैं और 20 है वो ट्रस्ट मोड पर है वो मिलते हैं। साथ ही अब सरकार ने कहा है कि आप दूसरे राज्य में भी इलाज करवा सकते हो, हम पैसा है वो देने के लिए तैयार है। साथ ही अस्थि मज्जा, है ना, और किडनी, लीवर, हार्ट, फेफड़े उनका प्रत्यारोपण करवाना है और अन्य राज्यों में भी आपको सुविधा है वो मिलती रहेगी। बजट 2024-25 में सरकार ने घोषणा की थी, हम 73 डे केयर पैकेज है कैंसर के वो भी दे रहे हैं और लगभग 1.33 करोड़ लोग हैं वो इसमें क्या है? लाभार्थी है, लाभ ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ये अभियान क्या है? अभियान को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। भजन लाल जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 15 जनवरी 2025 को। भूजल विभाग है उसकी ये योजना है और सरकार ने वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए ये है वो टारगेट लिया है कि हम क्या करेंगे 27-28 तक। सारे टारगेट 29-30 के नहीं है, कुछ टारगेट इन्होंने 27-28 के भी ले लिए हैं कि हम क्या करेंगे 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब पहली बात तो ये कि सर ये रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर क्या होता है? रिचार्ज समझते हो? हाँ सर खूब करवाएं करवाएं क्या? रिचार्ज का मतलब है साहब वापस उसमें भरना किसी चीज को, कि साहब जैसे मैं कहूं कि मेरा फोन है वो डिस्चार्ज हो गया है तो मैं उसको रिचार्ज करूंगा, मतलब मैं वापस उसमें क्या कर रहा हूं, है ना, पिन लगा के उसको चार्ज है वो कर रहा हूं। तो हम क्या सर यहाँ पर लिखा रेन वाटर रिचार्ज। रेन वाटर मतलब क्या होता है? बारिश के पानी। तो सर बारिश से पानी से भूमि को वापस रिचार्ज कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो कि मैंने कोई जगह है ना, उस जगह में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनवा दिया है ना और यहाँ पर एक खड्डा कर दिया बीच में, समझ रहे हो? ये तो मैंने ऐसे सीमेंटेड बनवा दिया ऐसा, जैसे ये है भैया, ये तो क्या है? ये है ऐसे मान लो भूमि, है ना, मतलब ये समतल क्षेत्र है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर कराया, है ना, ऐसे कर्व किया और यहाँ पर एक खड्डा, बहुत गहरा खड्डा, जैसे ट्यूबवेल जितना खड्डा मान लो आप। अब क्या होगा कि यहाँ पर जब भी बारिश होगी, यहाँ पर जब भी बारिश होगी इस आसपास के एरिया में बारिश कहाँ से आएगी भाई साहब? यहाँ पर सारा पानी है वो इकट्ठा होकर कहाँ पर आएगा? इसमें आएगा, सारा पानी इकट्ठे में आएगा और कहाँ जाएगा? जमीन में जाएगा। तो जो जमीन में पानी जाएगा तो वाटर जो भूजल स्तर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अरे भैया रिचार्ज हो रही है ना, है ना, रेन वाटर है वो हम रिचार्ज कर रहे हैं, है ना। रेन वाटर से जो हम क्या कर रहे हैं कि जो भूजल स्तर है उसको हम ऊपर लाने का प्रयास है वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा बारिश में कितना पानी आता है, भयंकर बारिश आती है, लेकिन फिर भी क्या है? पानी की कमी है। हम हमेशा यही कहते रहते हैं साहब पानी की कमी है, पानी की कमी है। पानी की कमी क्यों है? क्योंकि साहब पानी बहकर चला जाता है,
पानी है वो बहकर चला जाता है। तो हम क्या करें कि सर पानी को, बारिश के पानी है उसको रोकें कैसे में सर, कि हमने सोचा यार ठीक है हम एक काम करते हैं, टाँका बना लेते हैं, हम अपने होद में यहाँ पर 2 होद बना लेंगे घर में, जिसमें एक पानी बारिश का रहेगा, एक नॉर्मल पानी रहेगा। तो ऐसे कितना एक पानी को रोक लोगे सर, ज़्यादा को नहीं रोक पाएंगे। जब ज़्यादा को नहीं रोक पाएंगे तो एक काम करते हैं, खड्डा खोद के हम पानी को यहीं डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, जब ट्यूबवेल होगा उसमें पानी है वो हो जाएगा। ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये क्या हिसाब, सरकार ने कहा कि हम 45,000 रेन वाटर स्ट्रक्चर है वो स्थापित करेंगे। साहब खुद ही करोगे क्या? नहीं सर, खुद नहीं करेंगे, करवाएंगे। किससे करवाओगे? कि सर जो ऐसे लोग हैं ना जो कि अपनी कर्म भूमि में काम कर रहे हैं। ये देखो इसका नाम से पता लगा होगा, मातृभूमि, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि का मतलब है कि भैया जैसे मान लो एक सेठ है गाँव के, एक गाँव के सेठ है, कहाँ के हैं, मान लो कि यहीं के हैं, हमारे पर्वत सर के हैं, ठीक है। अब वो कहाँ पर रह रहे हैं साहब? सूरत रह रहे हैं। सूरत क्या करते हैं? साड़ियों का व्यापार है ना, सूरत रह के हैं। तो इनके पास में सरकार कहेगी देखो साहब, है ना, ये क्या है आपकी सूरत? तो कहोगे साहब सूरत तो मेरी क्या है, कर्म भूमि है, मैं यहाँ पर कर्म करता हूँ। कि आपकी मातृभूमि कहाँ है? कि मातृभूमि तो साहब हमारे राजस्थान में है। राजस्थान में कहा कि सर कुचामन डीडवाना जिले में पड़ता है गांव, कस्बा परबतसर, वहां पर हमारा क्या है, वो हमारा साहब यहाँ पर हमारी मातृभूमि है। कि मातृभूमि के लिए कुछ करोगे या ऐसे यहीं कर्म भूमि में पड़े रहोगे? कि साहब बताओ क्या करें? कि एक काम करो, एक रेन वाटर स्ट्रक्चर बनाओ आप और बढ़िया से बना देना, और हम आपका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। हम क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुल मिला के जो समाज सेवा के जो लोग हैं उनसे मिलकर सरकार करी, हम आपस में मिलकर काम करते हैं। आप आना, हमारे नेता वेता सारे तैयार रहेंगे, जिस दिन आप बोलोगे उस दिन उद्घाटन करने आ जाएंगे। जरा प्रदेश के भूजल स्तर की गिरावट को रोकने हेतु यहाँ पर है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभानी जा रही है ये अभियान। और जल संचय की भागीदारी, देखो जल संचय में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनूठी संकल्पना में कैच द रेन, आपको पता होगा यहाँ पर जो केंद्र सरकार में कैच द रेन अभियान है वो चल रहा है। तो यहाँ पर सीएम साहब कहते हैं हमने तो उनसे सीखा है ना, हमने हरियाणा और राजस्थान चला दिया एक पेड़ माँ के नाम अभियान देखकर, और अब हमने यहाँ पर कैच द रेन देखकर क्या चला रहे हैं, मातृ कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है वो चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, 22 अप्रैल को ध्यान रखना सेमिनार है आपके लिए। और यहाँ पर समझना कि वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, और वर्षा जल सहेजने की पारंपरिक पुनर्जीवित करना है हमें, भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करना है, गिरते जल स्तर को रोकना है, भूजल गुणवत्ता में सुधार करना है। ये बेसिक सी बातें हैं, आप सभी को पता है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सामूहिक प्रयासों से करना है। सामूहिक प्रयास से मतलब हाँ समझ गए आप क्या करना है। तो 45,000 रेन वाटर स्ट्रक्चर है वो स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर रिचार्ज शाफ्ट है उसका निर्माण है वो किया जाएगा। शाफ्ट बनाने में पूरा मतलब ये जो अभियान है पूरे राज्य में सरकार ने काम चलाने वाले हैं। और इस अभियान के तहत कुछ जिले ऐसे जिसमें प्राथमिकता है वो रखी गई है। प्राथमिकता वाले जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर देखना, ये तो बेसिक बात है मैंने बताई दी है। हाँ, प्राथमिकता कहाँ पर? सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर, इसे क्या दी गई है? प्राथमिकता दी गई है कि साहब इन जिलों में आप है ना जजा के काम करोगे। आगे देखो, अभियान प्रदेश के गिरते भूजल को रोकेगा। ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। आगे देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में बात करें। स्वच्छ भारत मिशन जैसे ही मोदी सरकार बनी उनकी एक अच्छी योजना है स्वच्छ भारत मिशन योजना। और इसने ना कि स्वच्छ भारत के लिए काम किया, लोगों के जहन में एक चीज़ डाल दी। आपने देखा होगा अब जब भी कोई आदमी है वो पब्लिक प्लेस पर और कचरा फेंकता है तो उसको कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि यार नहीं, गलत कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यदि अपन कहीं कचरा डाल रहे हैं और ये कोई आदमी देखता है तो वो हीन भावना से देखता है। तो लोगों के मन में ये आ गया कि हाँ कचरे को फेंकना नहीं है, कचरे को क्या करना है, कहीं ना कहीं डस्टबिन में जरूर डालना है ना। सब लोग आजकल डस्टबिन है वो रखने लग गए। तो ये स्वच्छ भारत मिशन है, उसका एक टारगेट है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को। पंचायत राज विभाग है वो इसको इंप्लीमेंट है वो कर रहा है, और वर्ष 2020-21 से जो कि 5 वर्षों तक क्रियान्वित है वो किया जाने वाला है। देखो यहाँ पर बात करें उद्देश्य क्या है इसका। ओडीएफ, ओडीएफ क्या होता है सर? ओपन डेफिसिट फ्री, खुले में सोच मुक्त की स्थिति है वो हमें बनाए रखना है। कि जो लोग सुबह सुबह लोटा लेकर जाते हैं उनको हमें रोकना है। कौन रोकेगा सर, है ना? तो यहाँ पर साहब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जो टीचर वगैरह है 3rd ग्रेड उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपको सुबह से उठकर जाना है और वहाँ पर जो भी खुले में सोच कर रहे हैं उनको समझाना है कि उससे कितनी बीमारियाँ हो सकती है, कितना गलत है। तो साहब समझा देंगे, लेकिन समझाने से वो यही कहेंगे हमारे घर में शौचालय है ही नहीं। तो सरकार कहती है टेंशन मतलब हम पैसे देंगे। साहब कितने पैसे दोगे आगे देखेंगे। तो यहाँ पर पहली बात तो समझ लो, खुले में सोच मुक्त का मतलब क्या है कि साहब हमें ओडीएफ का मतलब है खुले में सोच मुक्त। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हमें स्वच्छ स्तर है वो सुधार करना है। हमें क्या करना है, एक तो देखो ओडीएफ का तो मतलब क्या है, खुले में सोच मुक्त। ओडीएफ प्लस का मतलब क्या है कि हम ठोस और तरल अपशिष्ट है उसका भी क्या कर दे, प्रबंधन कर दे, तो हम ओडीएफ हो जाते हैं। राजस्थान 31 मार्च 2018 को क्या हो चुका है, ओडीएफ घोषित है वो हो चुका है ना।
अब देखो यहाँ पर सहायता क्या दी जा रही है, यहाँ पर जो शौचालय है, जो व्यक्तिगत घरेलू जो शौचालय होते हैं ना, उसके लिए ध्यान रखना है 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो बीपीएल, एसटी, एससी, सीमांत किसान, भूमिहीन, मजदूर, दिव्यांग और महिला मुखिया वाले परिवारों को निर्माण की इकाइयां ये है साहब कि हमने इतना निर्माण करवा दिया है, लेकिन ये डाटा बदलता रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना 12,000 रुपए ये फिक्स है। कितने रुपए दिए जाते हैं, 12,000 रुपए की राशि है वो दी जाती है। लेकिन शौचालय क्या होना चाहिए, घर से बाहर होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं उन्होंने घर के अंदर तो शौचालय बना ही रखा है, 12,000 रुपए के लिए घर के बाहर एक और शौचालय बनवा दिया और कह दिया साहब 12,000 रुपए के लिए, 12,000 सरकार पैसे दे ही रही है तो एक शौचालय और बनवा लिया, है ना। देखो आगे, सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर। अब सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, घर में तो सबके शौचालय हो गए, है ना, या होंगे, तो हम क्या कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर है वो बनवाते हैं। तो इसमें सरकार ने कहा 3 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा और दिव्यांगों के लिए भी विशेष प्रावधान किया जाएगा। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गांवों को ओडीएफ प्लस आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है और टारगेट भी है वो यहाँ पर लिए कि साहब इतने गाँव को हमें करना है। एक गोवर्धन योजना भी चल रही है कि साहब गोबर और जो जैविक कचरा है उससे ऊर्जा और खाद का उत्पादन है वो हमें करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग इसके घटक है वो चल रहे हैं। आगे बात करें स्वामित्व योजना। स्वामी का मतलब क्या होता है, स्वामी का मतलब क्या होता है, स्वामी का मतलब होता है मालिक। अब सरकार कहती है आपको मालिक बनाएंगे। साहब किसकी बनाओगे मालिक, कि आपकी खुद की जमीन के बनाएंगे, किसी दूसरे जमीन के मालिक नहीं, जो आपकी खुद की जमीन है उसके ही हम आपको मालिक बनाना चाहते हैं, साहब बनाओ, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई, पंचायती राज विभाग की योजना है और इसमें ध्यान रखना क्रियान्वयन जो एजेंसी है वो पंचायती राज विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है और राजस्व विभाग है, तीनों मिलकर इसमें क्या कर रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं। स्वामित्व योजना पर कौन कौन काम कर रहा है आपसे पूछे तो पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग है वो काम कर रहा है। जिसमें आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो क्या करता है, सर्वे करता है। सर्वे कैसे साहब, ड्रोन लेकर जाता है, वो ड्रोन उड़ाकर डिजिटल मानचित्र बनाता है, ठीक है, और फिर पंचायत में प्रस्तुत है वो करता है। पंचायत में मानचित्र के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत क्या किया जाता है, पट्टा जारी किया जाता है। इस पट्टे को ही स्वामित्व कार्ड है वो कहते हैं, समझ गए। आगे देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कि सभी राजस्व ग्रामों को ड्रोन सर्वे है वो पूरा हुआ है और आगामी वर्ष में हम 2 लाख परिवारों को नए पट्टे देने वाले हैं। 18 जनवरी 2025 को देश में 10 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर 230 जिलों में 50,000 से ज्यादा गांवों में 65 लाख लोगों को पट्टा है वो दिया गया, संपत्ति कार्ड है वो दिया गया। और यहाँ पर ध्यान रखना है राजस्थान के कुल 65 लाख कार्डों में से 1.5 लाख लाभार्थियों को यहाँ पर क्या मिला है, लाभ मिला। मतलब 65 लाख जो टोटल थे ना उसमें 1.5 लाख किसके थे, अपने प्यारे राजस्थान के लोग थे जिनको यहाँ पर फायदा है वो मिला है। तो ये कौन सा स्वामित्व योजना है, ध्यान रखना है। शुरुआत कब हुई सर, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, देखिए बताओ ना, कमेंट में बता देना बाद में, अब लाइव क्लास तो है नहीं है। आगे देखो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के बारे में बात करें। शुरुआत कब हुई सर, 18 फरवरी 2024 को। पंचायत विभाग की योजना है, मदन दिलावर मंत्री है। और यहां पर साहब लक्ष्य है कि राज्य की 349 पंचायत समितियों के 20,000 गांवों में जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगले 4 वर्षों में 5 लाख जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना है और प्रथम चरण में 5,000 से अधिक गांव में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 1,10,000 काम करवाने हैं। सेम चीज इस बार भी यही की गई है कि साहब द्वितीय चरण में 5,000 गांव में, है ना, 3500 करोड़ रुपए की लागत से हमें 1,10,000 काम है वो करवाने हैं। काम क्या, जैसे एनीकट वगैरह का निर्माण बनाना है, खेत में तालाब है वो बनवाने हैं, मिनी परकोलेशन टैंक है वो बनवाने हैं। तो ये सारी चीजें वो की जा रही है। जल संचयन जल संरक्षण है उस पर काम है वो किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। उसके आगे बात करते हैं सर हम यहाँ पर अटल ज्ञान केंद्र के बारे में। अटल ज्ञान केंद्र है, जाना अटल बिहारी वाजपेयी है, उनकी जयंती पर सुशासन दिवस जो मनाते हैं उस पर शुरुआत की गई थी। पंचायत विभाग की योजना है। पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण व ई लाइब्रेरी सुविधा प्रदान करना क्या है, अटल ज्ञान केंद्र है, उसकी मतलब उसका उद्देश्य है। और यहाँ पर 3,000 से अधिक आबादी वाले जो पंचायत मुख्यालय हैं वहां पर इसकी शुरुआत की जाएगी। क्या क्या किया जाएगा साहब, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर अटल प्रेरक है उनकी नियुक्ति वो की जाएगी। ई लाइब्रेरी की सुविधा है वो दी जाने वाली है। आमजन को विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाएं उपलब्ध होगी और चरणबद्ध रूप से सभी पंचायत में इसको शुरुआत है वो हम करने वाले हैं। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर जो अटल ज्ञान केंद्र है यहाँ पर क्या हुआ है, लाइब्रेरी होगी, है ना, ई लाइब्रेरी होगी। ई मतलब जो आप जाते हो लाइब्रेरी में सारी ई लाइब्रेरी है, वाईफाई की सुविधा दे देते हैं आपको, बढ़िया एसी लगा देते हैं, मस्त आप पढ़ते रहते हो, तो ई लाइब्रेरी है। तो सरकार कह
कह रही है कि हम ई लाइब्रेरी की सुविधा करेंगे, वहां पर आपको कोई ज्ञान देने के लिए एक आदमी रखेंगे जिसको अटल प्रेरक कहा जाएगा और उसको प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हैं वो होगी। साथ ही विभिन्न सरकारी जो सेवाएं हैं, योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ आम जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी यहाँ पर काम है वो किया जाएगा। सारी पत्रिका योजनाएं सारे पेपर बैनर सारे यहाँ पर लगाए जाएंगे। आगे बात करें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 29 मार्च 2025 को शुरुआत हुई। इसकी स्कूली शिक्षा विभाग है, उसकी ये योजना है। मदन दिलावर जी क्या है साहब, मंत्री है। 1 से 8 तक के 40 लाख स्कूलों को 40 लाख जो बच्चे हैं उनको फायदा मिलने वाला है। और इसमें क्या होगा, नवीन शिक्षा नीति का क्रियान्वयन को गति देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की। और यहाँ पर ध्यान रखना है साहब, इसमें कक्षा 1 से लेकर, है ना, इसको थोड़ा सा स्किप करना, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों में पूर्ण कक्षा दक्षता के आधार पर परीक्षा कुल मिला के किया जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, वैसे समझो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं ना, उनको पकड़ा जाएगा, हाँ सर, फिर उनका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट कौन लेगा सर, तो शिक्षा विभाग है बीकानेर, वो टेस्ट लेगा, फिर देखेगा कि साहब कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। जो सब्जेक्ट कमजोर होगा उसकी एक्स्ट्रा क्लासें लगाई जाएगी, उसकी शैक्षणिक कमियां उसको दूर किया जाएगा, है ना। ये सारा काम होने वाला है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम इसको, है ना। तो यहाँ पर चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं, है ना। यहाँ पर चलो पहले इसको पढ़ते हैं फिर वो पढ़ेंगे। देखो राजस्थान में परिवहन की स्थिति क्या है, वर्तमान जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 में लिखा हुआ है कि राजस्थान का जो सड़क नेटवर्क है ना, वो 3.35 लाख किलोमीटर है मार्च 2025 तक। सबसे महत्वपूर्ण, आज मुझे सड़क घनत्व कितना है, तो 97.97 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें हमने यहाँ पर 91.68% गाँव हम संख्या देखें तो लगभग 40,000 गाँव हैं जहाँ सड़कों से जुड़े हुए हैं, ऐसा सरकार ने कहा है। ठीक है, अब देखना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपने देखा होगा, जब भी आप गांव में जाते हो कोई सड़क बनी हुई होती है तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें ऐसे लिखा होता है, ऐसे कर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना। तो ध्यान रखना है, इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, सुशासन दिवस, हाँ, उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजना है। 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा है वो कौन देती है, राज्य सरकार है वो देती है। अब इसमें सिस्टम क्या है, आपने देखा होगा कि बिल्कुल कितने भी गांव में जाओगे ना, तब आपको ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आज भी बोर्ड है वो देखने को मिलेंगे, है ना। इसका टारगेट क्या था कि हमें क्या करना है, 2001 की जो जनगणना है ना, 11 वाली नहीं 1 वाली जनगणना, 2001 की जनगणना के अनुसार जिस क्षेत्र की आबादी 500 है वहां पर हमें सड़क है वो देनी है। सड़क कैसी, ऑल वेदर सड़क, हर मौसम में सड़क है वो ऐसा नहीं हो कि बारिश हो जाए सड़क खत्म, ऐसी सड़क नहीं, ऑल वेदर सड़क है, उसके निर्माण है वो हमें करना है ना भाई। ऑल वेदर का मतलब जैसे है कि मान लो ये क्षेत्र है और यहाँ पर कोई नदी जाती है तो फिर यहाँ पर कुछ पाइप लगा के सिस्टम बना दिया जाता है, तो इसे ऑल वेदर सड़क बोलते हैं। जिससे ऐसा नहीं टेम्परेरी बना दी फिर बारिश आ रही तो बंद हो गई सड़कें, ऐसे नहीं, ऑल वेदर सड़क। तो 500 की आबादी होनी चाहिए। और कुछ जनजातीय क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर यदि सिर्फ 250 की भी आबादी है ना, तो वहां पर भी हमें क्या करना है, सड़क है, कोई बसावट है जहां पर 250 की आबादी है, वहां पर भी हमें सड़क वगैरह है, पुलिया उलिया है, वो सारे का निर्माण है वो करना है। तभी आपने देखा होगा आज किसी भी गांव में जाओगे आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क है वो देखने को मिलती ही है। अब देखो बजट में प्रदेश में लगभग 1600 बसावटों को अगले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्ष मतलब समझ गए, हाँ 25, 26, 26, 27 में, तो यहाँ पर डामर की सड़कें उसे जोड़ा जाएगा। 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट की अटल प्रगति पथ है उसका निर्माण किया जाएगा। अटल प्रगति पथ के बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये चरण 3 है वो चल रहा है, जिसमें 8682.50 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उन्नयन हेतु चयनित है वो किया गया है। दिसंबर 2024 हमने इतना काम कर लिया है, ये सारी चीजें भी देखना है आपको। अब देखो अटल प्रगति पथ के बारे में बात करें, इस बार बजट में घोषणा की गई है कि हम 250 अटल प्रगति पथ बनाने वाले हैं। कितने रुपए में, 500 करोड़ रुपए में, ये बात कही गई है। बस इतनी सी बात है कि 250 नए अटल प्रगति पथ बनाएंगे, इसमें 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। किसने कहा, दिया कुमारी जी ने। अटल प्रगति पथ योजना है उसकी शुरुआत 29 मार्च 2025 को की गई थी, ना। सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजना है और यहाँ पर कोटा से इसके युवा महोत्सव था उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग देख लिया हमने। अब देखो राजस्थान में बजट 2024-25 में घोषणा की गई कि अब 10,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं, आपने कहीं खुद ने नोट किया होगा कि जब भी आप किसी कस्बे में जाते हो, एक जिसकी आबादी थोड़ी ढंग की आबादी है, जैसे आप एंटर करते हो,
एंटर करते हैं आपने देखा होगा कि एक लगभग 1 से 3 किलोमीटर लंबी एक बढ़िया सड़क आती है, डिवाइडर वाली कंक्रीट की, इतनी सुंदर सी सड़क आती है। ज़्यादा नहीं होती, वो होती है 1-1.5 किलोमीटर ही है, मतलब 1 से लेकर 3 किलोमीटर मान लो, है ना। जैसे एंट्रेंस जैसे करते हो वैसे बढ़िया सड़क आती है, शानदार डिवाइडर, ऊपर लाइटें वाइटें लगी हुई। तो ये सड़कें कौन सी है, ये ध्यान रखना अटल प्रगति पथ ही है, जो कि कंक्रीट की बनी होती है ये अटल प्रगति पथ, और लगभग 7 मीटर चौड़ी होती है, 2 लेन होती है, दोनों तरफ नालियां हैं, वो बनना अनिवार्य है। अब ये पहले जो बजट 2024-25 था उसमें कहा गया था कि 10,000 होने चाहिए, भाई जिस गांव की आबादी 10,000 है वहीं पर बनेगी। लेकिन फिर जो बजट 2025-26 आया, इससे पहले वाला, उस बजट में कहा गया कि हम 5,000 से अधिक जहां की आबादी है ना, वहां पर भी 250 गांव में हम सीमेंट कंक्रीट की रोड है वो बनाने वाले हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ देखो 2000, हाँ ये देखो सेम बात है, 5,000 से अधिक आबादी वाले में 250 लगाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में बात करें तो इस योजना की शुरुआत कब हुई सर? जून 2015 में शुरुआत हुई। स्वायत्त शासन विभाग की योजना है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है वो इसका मंत्री है, ये विभाग है, ठीक है। लक्ष्य क्या है 2022 तक, जब राष्ट्र अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूरे होने कुल मिला के जो हमारे टारगेट लिया है, हमने क्या लिया टारगेट 2047 में कि हम 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लगभग अभी जितनी भारत की अर्थव्यवस्था उतनी ट्रिलियन डॉलर की। 2030 तक हम 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना लेंगे। तो जैसे अभी देखो, वैसे ही सरकार ने कहा था कब 2015 में कि 2022 आएगा, जब कब आएगा 22 जब आएगा तब हम अपनी आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मिलाने वाले होंगे। उस समय देश के हर नागरिक को पक्का आवास वो उपलब्ध होगा, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आपको पता ही हकीकत। आगे देखो, हम है ना, हम मतलब सरकार बहुत अच्छी है। सरकार क्या करती है, जैसे सरकार को लगता है मामला नहीं सेट होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 कितने साल के लिए बढ़ी? 5 साल के लिए। ध्यान रखना है 1 सितंबर 2024 को, 1 सितंबर 2024 को ना प्रधानमंत्री आवास योजना PM आवास योजना का जो सेकंड चरण है उसकी हमने शुरुआत कर दी, और ये 5 साल चलेगी। समझ गए? हाँ, तो विजन डॉक्यूमेंट जैसे सरकार ने लॉन्च किया है ना, सरकार हो सकता है कह दे 2047 में कि विजन डॉक्यूमेंट 2.0 हम लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें हमने इसको 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। यहाँ पर देखो सब समझना, आपने कोई योजना समझो है ना, लिखा हुआ आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसके लिए कहा गया है कि साहब आपको मतलब 3 इसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। वैसे 4 कैटेगरी है, लेकिन 3 ही मैं समझाता हूँ आपको। एक कैटेगरी है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3 लाख रुपए है, 3 लाख वार्षिक आय है, वो जो परिवार है वो EWS वाले कैटेगरी में आएंगे। दूसरी कैटेगरी है लो इनकम ग्रुप, निम्न आय वर्ग, जिनकी 3 लाख से ज्यादा है ना और 6 लाख रुपए तक है, वो इसमें आते हैं। एक है मध्यम आय समूह, मीडियम इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं, इसमें भी 2 है, एक तो है MIG मीडियम इनकम ग्रुप 1 और एक है MIG 2। तो इनकी कैसा 12 से 18 लाख रुपए यदि आपकी इनकम है तो वो इस ग्रुप में आते हैं। अब देखना, सरकार कहती है EWS को 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का क्या मिलेंगे, प्लॉट देंगे, मतलब क्षेत्र देंगे, है ना। और यहाँ पर जो लो इनकम ग्रुप है उनको 30 वर्ग मीटर, जो MIG है मीडियम इनकम ग्रुप 1 में आते हैं उनको 160 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल मिलेगा, और जो 2 में आते हैं उनको 200 वर्ग मीटर का क्या मिलने वाला है, क्षेत्रफल मिलने वाला है। ब्याज सब्सिडी कितनी दी जाएगी सर? कि सर जो लो इनकम ग्रुप है मतलब 6 लाख वाले उनको 6.5%, सॉरी EWS है उनको 6.5%, लो इनकम ग्रुप है उनको भी 6.5%, मीडियम इनकम ग्रुप है उनको 4%, और मीडियम इनकम ग्रुप 2 है उनको 3% की ब्याज सब्सिडी है वो मिलने वाली है। भाई जिनको ज़्यादा आवश्यकता है उनको ज़्यादा मिलेगी, कम को कम मिलेगी, है ना। और यहाँ पर जो पैसे हैं वो साहब लोन के माध्यम से, लोन से बीमा 20 वर्षों में क्या होंगे चुकाना होता है, जिसमें आपके नेशनल हाउसिंग बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसके द्वारा पैसे हैं वो दिए जाते हैं। ये देखो आवास योजना मैंने बताई थी। आगे बात करें स्वच्छ भारत मिशन शहरी। पहले हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में बात की थी, अब हम SBMU है ना, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत 2014 में हुई, 5 साल के लिए, है ना। स्वायत्त शासन विभाग 2 अक्टूबर 2019 तक भारत में खुले को शौच मुक्त करना है, ODF घोषित करना था, खुले में मल त्याग की प्रथा है उसको समाप्त करना था, हाथ से मिला ढोने की प्रथा है उसको समाप्त करना था, स्वच्छता संबंधित आदतों से संबंधित लोगों के व्यवहार में बदलाव करना था। ये बिल्कुल अचीवमेंट है साहब, ये अचीवमेंट कहीं ना कहीं सरकार ने प्राप्त की है, और ये बड़ी अचीवमेंट है कि जब इंसान के दिमाग में डाल दी जाए कि स्वच्छ रहना है।
स्वच्छ है वो रहना है देना। लड़कियों ने आपने देखा होगा, लड़कियां अक्सर आपने देखा होगा कुछ खाती भी है, बिस्किट वगैरह कुछ भी टॉफ़ी वगैरह खाएगी, टॉफ़ी खाएगी, उसका रैपर है वो अपने बैग में डाल लेगी, है ना। बैग में उन्होंने अलग से जो बोतल डालने का जो रहता है उसमें अलग से रखा है उन्होंने, उसी में डालती है हमेशा कचरा। तो ऐसे लड़कों को भी ध्यान रखना, फेंकना नहीं है अपने, है ना। देश में 4041 कस्बों में ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक पद्धति से प्रबंधन सुनिश्चित है, वो हमें करना है, ये एक टारगेट लिए गए। अब देखो, यदि दिन में किसी भी समय एक भी खुले में शौच नहीं करता है तो उस क्षेत्र को ओडीएफ घोषित किया जाता है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा ग्रामीण में, ओडीएफ का मतलब खुले में शौच, मतलब कोई क्षेत्र है पूरे दिन में कोई भी आदमी नहीं निकला तो इसका मतलब मामला सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्षेत्र है ओडीएफ हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अनुमानित लागत वगैरह बताई गई है। घरेलू शौचालय के लिए 20,000 रुपये, लाभार्थी सहायता 12,000 रुपये मिलती है, और शेष राशि जैसे भाई 20,000 रुपये मानी जाती है कि 20,000 रुपये हैं वो लगते हैं, 12,000 रुपये सरकार देती है, 8,000 रुपये आप अपनी तरफ से वहन है वो कर लेना, ठीक है। अब इसमें पैसे कैसे मिलते हैं ये 12,000 रुपये, समझ रहे हो मेरी बात को। भाई शौचालय बनाने में 20,000 रुपये लगते हैं, सरकार मानती है ऐसा कि इसमें से 12 हम दे देंगे कि साहब हाँ, कि 8 तुम भी तो कुछ देना, फिर सोच तो तुम ही करोगे, है ना। तो यहाँ पर 8,000। अब ये 12,000 रुपये सरकार कैसे दे रही है कि सर भारत सरकार जो है वो 4,000 रुपये दे देगी, है ना, राज्य सरकार 4,000 रुपये दे देगी, और जो नगरीय निकाय है वो 4,000 रुपये दे देंगे, ठीक है। आवास और शहरी मंत्रालय है उसके द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 वर्जन के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी, है ना। और आपको पता ही है ये कब तक चलने वाली है, 26 तक चलने वाली थी, और 1.41 लाख करोड़ व्यय था। आवास और शहर के विकास है। 60-40 का क्या है इसमें वित्त पोषण है, मल कीचड़ व अपशिष्ट जल प्रबंधन करना है, निर्माण संबंधी कचरे का प्रबंधन करना है, एकल उपयोग प्लास्टिक है उस पर रोक लगानी है, सबसे महत्वपूर्ण डोर टू डोर कलेक्शन है, और वैज्ञानिक लैंड फिल से सुरक्षित निपटारा है सहित कचरे को सभी अंशों को वैज्ञानिक प्रबंधन है वो करना है। डोर टू डोर कलेक्शन समझ रहे हो, सुबह आता है ना स्वच्छ भारत का इरादा, तो वो जो है वो डोर टू डोर कलेक्शन है, ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ पर नया बैच के बारे में 22 अप्रैल को याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करें मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना क्या है साहब, स्वायत्त शासन विभाग की योजना है। जाबर सिंह खर्रा आपको पता मंत्री है, और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स रेडी पटरी वाले, उनके लिए विशेष तौर पर चलाई गई है। जैसे कि आपके भवन निर्माण वाले हैं ना, श्रमिक है, हस्तशिल्प का काम करते हैं, है ना, गिग वर्कर है। गिग वर्कर क्या होता है, आज कल वाली करंट अफेयर की क्लास में ही मैंने पढ़ाया था आपको, कल वाली नहीं सर, ये रिकॉर्डेड है, ये आपकी जाएगी मतलब थोड़ा बाद में जाएगी, तो समझ जाना आप। तो यहाँ पर कुल मिला के गिग वर्कर का मतलब है कि जो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर उसमें काम करते हैं वो वाले लोग। ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर टेकर, सफाई श्रमिक और घरेलू श्रमिक हैं, उनको यहाँ पर इसमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। और यहाँ पर बिना किसी गारंटी के, बिना किसी प्रक्रिया शुल्क के बैंक से सीधे 80,000 रुपये का आपको ऋण है वो मिलता है। सर एक साथ मिल जाते हैं? नहीं सर, एक साथ नहीं मिलते हैं, यहाँ पर 3 किस्तों में दिए जाते हैं। पहली बार में आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, 12 महीने में चुकाने होते हैं, चुका देते हो तो फिर 20,000 रुपये मिलते हैं 18 महीनों के लिए, और फिर 50,000 रुपये मिलते हैं 36 महीनों के लिए। आगे देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना। कौन सी योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी के बर्थडे पर शुरुआत की गई 17 सितंबर 2023 को। उद्योग मंत्रालय की योजना है, भारत सरकार की है, और एमएसएमई जो है ना उस मंत्रालय के द्वारा, मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है उसके द्वारा 2027-28 तक अवधि है इसकी, है ना, प्रारंभिक तौर पर, तो फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो पारंपरिक जो श्रमिक है, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकार है उसका हमें उत्थान करना है। इसमें है ना 18 प्रकार के जो श्रेणियां हैं, ट्रेड्स है, उसको शामिल किया गया, जैसे लोहार, सुनार, कुमार, दर्जी, है ना, टोकरी बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, मोची है, मिस्त्री है, नाई है, सबको, दर्जी को सबको शामिल किया, बढ़ई है, सबको शामिल कर दिया गया है। यहाँ तक कि मछली पकड़ने वाले, धोबी, सबको शामिल किया गया। 18 प्रकार के ट्रेड हैं। अब होगा क्या सर, 18 वर्ष से अधिक आयु के जो कारीगर हैं, है ना, उनको असंगठित क्षेत्र में, भाई देखो पात्रता क्या क्या है, पात्रता है पहली बात तो 18 वर्ष से क्या होना चाहिए, अधिक आयु होना चाहिए। कोई छोटा बच्चा उसको यहाँ पर सरकार कह रही है नहीं आपको लाभ नहीं मिलेगी, तो पहली बात तो 18 वर्ष से अधिक क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए, असंगठित क्षेत्र में हो, हाथ से काम करना जानता हो, और पिछले 5 सालों में केंद्र और राज्य सरकार की क्रेडिट आधारित योजना का लाभ नहीं लिया हो, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि है, मुद्रा योजना है, उसमें यदि आपने कोई पहले से खाड़ा नहीं खोद रखा हो तो यहाँ पर क्या मिलता है साहब, आपको लाभ है वो मिलता है। और यहाँ पर देखना कि 5 दिन आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक ट्रेनिंग, 15 दिन आपको कौशल उन्नयन दिया जाता है, और प्रशिक्षण के दौरान, अब भाई साहब प्रशिक्षण के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको क्या बात पैसे नहीं मिलेंगे, तो साहब जिस दिन प्रशिक्षण होगा उस दिन खाएंगे क्या, तो कहा साहब टेंशन मत लो, जिस दिन आपका प्रशिक्षण होगा ना उस दिन हम 500 रुपये आपको प्रतिदिन क्या दे देंगे, मजदूरी है वो भी दे देंगे, ठीक है। आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आपको सहायता दी जाएगी कि साहब आपको ई वाउचर है वो दिया जाएगा, जिससे आप नए उपकरण है वो खरीद सकते हो। जैसे मान लो
कि आप हो बड़े ही हो, मतलब जो खाती का काम करते हो वो हो, तो आपके पास में बड़े ग्राइंडर फ्लेंडर सारे दे दिए जाएंगे बढ़िया से, सारे हथौड़े हथौड़े सारे औजार हैं वो बढ़िया नए दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो ऋण सहायता भी मिलती है सब। पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए मिलती है, और 5% की ब्याज दर मतलब ब्याज दर है यहाँ पर होती है। लेकिन राजस्थान सरकार उसने कहा कि हम 2% का क्या देंगे, है ना, अनुदान देंगे, तो फिर 3% ही लगता है राजस्थान में पैसा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, दिख रहेगा 2024 में 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। राजस्थान योजना के तहत पंजीकृत और लाभ परिवार तक सीमित है ना, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करें मिशन हरियालो राजस्थान। मिशन हरियालो राजस्थान, ध्यान रखना है 7 अगस्त 2024 को जाहुता दूदू जयपुर से शुरुआत हुई। जो अपने वन मंत्री है संजय शर्मा, इनका मंत्रालय है। एक पेड़ मां का नाम मोदी जी का अभियान था, उससे हमने सीखा है। अभियान के तहत 2024-25 में कुल 7 करोड़ पौधे लगाए गए तथा 2025-26 में कुल 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है वो रखा गया। अभियान में कहा गया कि हम 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रख रहे हैं और 2028 तक 20,000 हेक्टेयर जो वन है उसमें हम वृद्धि करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर याद करना। टारगेट क्या है सर कि 2028 तक बना 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में हम क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं कि यहां पर आगामी 5 वर्षों में 4,000 करोड़ का विकास कार्य किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में मातृ वन उसकी स्थापना की जाएगी और खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम है वो बनाने वाले हैं, है ना। साथ ही हम यहाँ पर एक जिला एक नस्ल कार्यक्रम शुरू करेंगे। वन मित्र है, 2000 स्थानीय वन मित्र हैं, उनको प्रशिक्षण है वो भी हम देने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना है अपने को। साथ ही देखो एक चीज ध्यान रखना, डेली करंट अफेयर क्लास कब होती है, सुबह 8 बजे। जो बच्चे ऐसे हैं जो बाद में देख रहे हैं, सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर क्लास होती है, ये आप जरूर देखना। इसमें हम आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां, सब चीजें हैं वो पढ़ते हैं, ये आपको जरूर देखनी है। साथ ही इसकी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी, कहां पर, टेलीग्राम पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फिर भी कोई समस्या आपको आती है तो ध्यान रखना, ये मेरे नंबर है 7891046470। अब आप इसमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, है ना। व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल नहीं लगेगा इसमें। यदि आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास है वो करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। पौधरोपण व हरित ढांचा में देखो 10 करोड़ पौधे हैं, उसके लिए 50 नर्सरी। भाई साहब सरकार ने कह दिया हम पौधे लगाएंगे, लेकिन पौधे लाओगे कहां से, तो साहब सरकार ने कहा 50 नर्सरी है वो हम स्थापित करेंगे और प्रत्येक जिले में 2 ग्रीन लंग्स पार्क है उसकी स्थापना करने वाले हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो उसकी स्थापना करेंगे कहां पर, जयपुर झालाना में। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना करने वाले हैं। और 2025-26 में राज्य का पहला ग्रीन बजट है वो भी सरकार ने पेश है वो किया है। आगे देखो, आगे बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। इसके बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में बात करें, 15 अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। और जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग की योजना है, 50-50% है वो क्या है, इसका केंद्र राज्य की भागीदारी है। वर्ष 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांव को हर घर नल कनेक्शन है उसके माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना क्या है, इसका टारगेट है ना। आपने कहा सर टारगेट, तो अरे भैया 2.0 से पाया अपने पास में, टेंशन नहीं है ना। 55 लीटर, ध्यान रखना कितना, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना टारगेट है, ये जरूर ध्यान रखना आप। और इस मिशन को गति देते हुए पारदर्शिता के साथ में कार्य प्रारंभ कर इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए का व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है वो भी रखा गया है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और योजना में केंद्र एवं राज्य की भागीदारी पूछे तो हमने पहले ही बता दिया आपको। और 5 राज्यों में 100% कवरेज प्राप्त कर लिया है, जिसमें आपको गुजरात, तेलंगाना, गोवा और पंजाब है वो शामिल है। देखना यहाँ पर क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, तो राज्य स्तर पर तो स्वच्छता मिशन है ना। यहाँ राज्य स्तर पर राज्य जल स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर जिला जल और स्वच्छता मिशन है वो कर रहा है, और ग्राम जल और स्वच्छता मिशन है वो ग्रामीण स्तर पर क्या कर रहे हैं, इसका क्रियान्वयन है वो किया जा रहा है। तो इस बात को भी आपको समझना है। समझ गए मेरी बात को, आगे देखते हैं। हाँ सर आगे देखो, आगे बात करते हैं सर अमृत योजना। अमृत योजना क्या है सर, अमृत योजना का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे साथ बोलो, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग की योजना है, 25 जून 2015 को शुरुआत हुई थी। घरों में कुल मिला के जो अमृत योजना है ना, ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। ये शहरी क्षेत्र की जो आधारभूत सुविधा है वो हमें देनी है, जैसे कि पाइपलाइन देना, जलापूर्ति देना, सीवरेज वगैरह है वो काम करना है ना। पुराने जल निकाय का कायाकल्प करना है, प्रभावी बाढ़ है उसका हमें क्या करना है,
नियंत्रण है वो करना है, और पार्क और खुले में वाईफाई सुविधा है वो हमें उपलब्ध है वो करवानी है ना। 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो इसके लिए किया गया है, और शेष राशि राज्य सरकार और राज्य सरकार के हिस्से का 10%, मतलब देखो शेष राशि राज्य, मतलब कुछ पैसा है, इसमें हम आगे बात करेंगे कितना कितना पैसा कैसे कैसे मिलता है, लेकिन अभी समझना यहाँ पर कि इसको चलो इसको छोड़ो, अभी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ध्यान, भारत के 500 शहरों का चयन किया गया है जिसमें राजस्थान के 29 शहर है वो शामिल किए गए हैं, एक तो ये ध्यान रखना है। अब देखो 1 लाख से कम आबादी वाले जो शहर है ना, वहां पर केंद्र 50% पैसा देती है, बाकी राज्य सरकार को देना होता है। 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाला शहर है, वहां पर केंद्र सरकार 33.33% पैसा देती है, बाकी किसको देना होता है? राज्य सरकार को देना होता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, वहां पर 25% पैसा केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकार को देना होता है। अब राज्य सरकार क्या करती है कि 10% हिस्सा जो है वो नगरीय निकाय से लेती है, समझ रहे हो? 10% पैसा किससे लेती है? नगरीय निकाय से ले लेती है, बाकी है वो राज्य सरकार स्वयं दे देती है। आगे बात करें अमृत का 2.0 वर्जन, है ना, कब शुरुआत हुई सर? 21 में, 5 वर्ष के लिए 26 तक, है ना। लिखा हुआ है साहब हमें सीवरेज का पुनः उपयोग करना है, जल निकाय है उसका पुनरुद्धार करना है, जल संरक्षण के माध्यम से शहरी जल संतुलन है, और जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था है ना, जो वापस रिसाइकिल अपन करते हैं उस पर काम करना है, ये ध्यान रखना है। और वही बात हर घर नल है वो हमें उपलब्ध करवाना है, ये टारगेट है। पंचगौरव योजना, पंचगौरव योजना क्या है? ध्यान रखना है कि यहाँ पर पंचगौरव जो सरकार है, राजस्थान सरकार, मदन लाल जो सरकार बनी थी उसका 1 साल है वो पूर्ण होने पर इसकी शुरुआत की गई थी पंचगौरव योजना की। कब की बात है? शायद 17 दिसंबर की बात है ना। एक बार थोड़ा सा इसको करेक्ट करना, एक बार चेक करना आप, है ना। आयोजना विभाग की योजना है, इसका उद्देश्य राजस्थान का पंचमुखी विकास करना है कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक जिले में से, प्रत्येक जिले की एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल, इसका हम क्या करेंगे, पंचमुखी विकास करेंगे। कौन कौन सा विभाग? तो सारे विभाग, जैसे उपज है तो उसमें कृषि विभाग, प्रजाति है तो उसमें वन विभाग, उत्पाद है तो उद्योग विभाग, पर्यटन है तो पर्यटन विभाग, खेल है तो खेल विभाग, सारे विभाग मिलकर प्रत्येक जिले में से एक एक चीज को पिक करेंगे और उसका क्या करेंगे, विकास है वो करने वाले हैं। समझ गए? तो ये है साहब पंचगौरव कार्यक्रम। अब देखो ये पंचगौरव की लिस्ट है ना। अब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा नहीं, PDF मिल जाएगी उससे देख लेना, है ना। बाकी टेलीग्राम पर PDF है, बाकी मैं इंस्टा पर ऐसी एक पोस्ट मैंने डाली हुई है जिसमें सारे पंचगौरव लिखे हुए हैं, तो उससे आप देख लेना, है ना। बाकी ये PDF देख ही लेना आप, है ना, या फिर एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अब देखो देखें ये सारी बातें मैंने आपको बताई दी। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। देखना कि यहाँ पर 20 नवंबर 2016 को शुरुआत हुई, ग्रामीण विकास विभाग की योजना है ना। आगरा में इसको भारत सरकार द्वारा इसका शुरुआत है वो शुरुआत में की गई थी, है ना। देखना जो बच्चे अभी ये सोच रहे हैं सर इतनी योजनाएं हमें तो याद ही नहीं हो रही, यदि आपको ये लग रहा है ना सर इतनी योजना हमें तो याद ही नहीं हो रही, तब आपको एक काम करना होगा। क्या करें सर? आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना होगा। उसमें क्या फायदा होगा? वहां पर मैं आपको डेली की एक योजना पढ़ाता हूँ, है ना, एक आपको आर्थिक समीक्षा का फैक्ट करवाता हूँ, ठीक है। फिर हम बजट यहाँ पर पढ़ते हैं, हम राजस्थान सरकार की नीतियां यहाँ पर पढ़ते हैं। अब इससे क्या फायदा होता है सर? इससे ये फायदा होता है कि जब आप डेली की एक चीज पढ़ते हो तो आपको याद हो जाती है। अब एकदम से यहाँ पर बम्बारमेंट हो रहा है, आप पर गोलियां चल रही है, कभी प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही है, कभी हरियाणा राजस्थान आ रही है, कभी पंचगौरव आ रहा है, तो साहब सहन नहीं हो रहा होगा आपको इतनी गोलियां। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर डेली डोज है वो लेनी है। ये आपके लिए सुबह 8 बजे क्लास होती है, जरूर देखा करो। भारत राजस्थान का करंट अफेयर भी इसमें पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के आधार पर यहाँ पर क्या किया जाता है, लाभार्थियों का चयन है वो किया जाता है। और आवास निर्माण के लिए जानना 1,20,000 रुपए प्रति परिवार दिए जाते हैं, 12,000 रुपए शौचालय के लिए दिए जाते हैं, और दैनिक मजदूरी दी जाती है, लगभग 90 दिन की दैनिक मजदूरी है वो दी जाती है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है वो 60-40 की है ना। 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार है वो पैसा वहन करते हैं। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2024 तक का ये आंकड़े हैं कि साहब इतना व्यय हुआ है, जो कि हमारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। कौन सी योजना? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार की योजना है, ग्रामीण विभाग की योजना है। मंत्री कौन है? किरोड़ी लाल मीणा। और राजस्थान को गरीबी मुक्त बनाना है, ये हमारा टारगेट है। BPL परिवारों को आर्थिक संबल है वो प्रदान हमें करना है। आत्मनिर्भरता है वो हमें बढ़ाना है ना। इसमें कितने गांव चयन है? तो 5,000 गांव में 300 करोड़ रुपए का सरकार खर्चा करने वाले हैं। और यहां पर बात को समझना, जो ऐसे परिवार हैं जो कि अपने खुद के प्रयासों से गरीबी रेखा, जो पॉवर्टी लाइन है, उसको क्रॉस कर जाते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं, तो सरकार 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो देगी। लेकिन आदमी करेगा नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि सब आदमी राजस्थान का है वो,
उसको पता है एक बार 21,000 रुपये मिलेंगे, बाकी जितने भी लाभ मिलते हैं बीपीएल के वो कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि देती है कि ठीक है, क्या पता साला 21,000 रुपये के लिए ही मान जाएगी मैं बीपीएल में नहीं हूँ। बहुत सारे घर है आपने देखे होंगे आपके आसपास में जिनके पास में 4 पहिया वाहन है, बढ़िया पैसे वाले हैं, लेकिन साहब राशन की लाइन में दिख जाते हैं। लोगों की सोच सही नहीं है, यही कहना चाहूँगा यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए, गिव अप अभियान की तरह छोड़ दो। फिर क्या होगा सर, फिर वो लाभ किसी और को मिलेगा जिसको एक्चुअल में उसकी जरूरत है। आपको तो जरूरत है ही नहीं, आप तो ऐसे ही राशन कार्ड बनवाते हो। तो यहाँ पर सरकार प्रयास करती है कि साहब एक काम करो, हम आपको 21,000 रुपये एक साथ दे देंगे। आप क्या कहते हो, आप कहते हो साहब मैं तो बीपीएल वाली लाइन से ऊपर चला गया हूँ। लोग करते नहीं है ऐसा, उनको 21,000 से ज़्यादा वो प्यारा है कि साहब यहाँ पर हमारे जो लाभ मिलते हैं वो लाभ नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना है। यहाँ पर कहता सरकार कह रहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देंगे हम, है ना, और अब तक इतने परिवार जा चुके हैं, ये सारी चीजें देख लेना आप। आगे देखो प्रावधान क्या है। बीपीएल परिवार को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सहायता, मतलब ऋण भी दिया जाता है, इसमें सहायता है वो दी जाती है 1 लाख रुपए तक की, है ना। और ध्यान रखना है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको प्रति परिवार 15,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी है वो भी दी जाती है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहन है वो भी मिलने वाला है। आगे बात करते हैं, प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना मार्च 2024 में शुरुआत हुई थी। बम्बोली रोड गड़ेपान कोटा में इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रामीण विकास विभाग की क्या है ये योजना है, ध्यान रखना है। किरोड़ीलाल मीणा आपको पता है मंत्री हैं, और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को, किसान को तकनीकी चीजें हैं वो सिखाई जा रही है, और ड्रोन है वो चलाना सिखाया जा रहा है। ड्रोन से करेगी क्या साहब महिला, तो महिला साहब ड्रोन से यहाँ पर जो कीटनाशक है उसका छिड़काव करेगी, बुआई है वो करने वाली है, फसलों की निगरानी है वो करेगी। और यहाँ पर ड्रोन वितरण और कार्यक्रम रखा गया था, ध्यान रखना है। और 104 महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, है ना, उनको, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको ड्रोन है वो हस्तांतरित किए गए थे। अब ड्रोन तो दे दिए, लेकिन प्रशिक्षण भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इफ्को है वो ड्रोन संचालन और कृषि उपयोग के लिए प्रशिक्षण देता है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड से वो भी ड्रोन तकनीक और रखरखाव के लिए प्रशिक्षण देती है। और एनएफसीएल है वो कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव करने का प्रशिक्षण है वो देती है। महिला ड्रोन सखी को 15 दिन का बेसिक प्रशिक्षण मिलता है, 5 दिन का ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और 10 दिन का उर्वरक व कीटनाशक संबंधी जो चीजें हैं उसका एक्स्ट्रा जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है 15 दिन का। साथ ही उनको 15,000 रुपए प्रतिमाह भी देते हैं जो पायलट है उनको। और महिला किसानों को कृषि के आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत है वो की गई है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। आगे देखो, लखपति दीदी योजना, है ना। लखपति दीदी योजना की शुरुआत 2024 को हुई थी। राजस्थान में वागड़ में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, है ना, राष्ट्रपति जी आए थे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित इसका किया गया था, मतलब राजीविका के द्वारा। और सम्मेलन का संबोधन है वो किसने किया, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा संबोधन है वो किया गया था। ध्यान रखना है, लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना में क्या होता है सर, तो यहाँ पर समझना कि सर महिला का आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन करने के लिए इसका उद्देश्य है। राजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल किए जाने वाली महिलाओं का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख है वो कर दिया है। एक तो ये ध्यान रखना। ये क्या हुआ है कि इसकी जो पहले कुछ 15 लाख था, इसको 20 लाख कर दिया है कि हम 20 लाख महिलाओं को क्या बनाएंगे, लखपति दीदी बनाएंगे, है ना। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को वित्तीय सहायता में मजबूत किया जाएगा और महिलाओं को वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक पहुंचाने का टारगेट है वो दिया गया है। और अब ध्यान रखना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है वो बनाने का प्रयास है वो भी किया जा रहा है। साथ ही ध्यान रखना है कि अभी जो बजट आया था, कौन सा बजट, 2026-27 है, इसमें दिया कुमारी जी ने कहा है कि अब जो ऋण पहले 1 लाख रुपए दिया जा रहा था ना, पहले 1 लाख रुपए का जो ऋण दिया जा रहा था उसको बढ़ाकर अब सरकार ने 1.5 लाख रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है, 1.5 लाख रुपए कर दिया है। तो ये फैक्ट भी अपने को याद रखना है। आगे बात करें सोलर दीदी। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025 में की गई थी घोषणा कि प्रथम चरण में स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में हम प्रशिक्षण है वो देने वाले हैं। और यहाँ पर कहा कि जो इंडक्शन जो कुकटॉप है उस पर हम सौर कुकिंग सिस्टम है उसका वितरण है वो हम करने वाले हैं। राजीविका से जुड़ी महिलाएं हैं। देखो राजीविका क्या है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी। सीएम साहब उसके अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान रखना है भाई। ये क्या करती है, ग्रामीण परिवेश से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको सशक्त और आजीविका प्रदान करने के लिए काम करती है। महिला निधि के तहत 50 करोड़ रुपए की राशि का चेक वितरित किए गए, है ना। बजट में 18 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट है वो भी लिया गया। अब बात करें बैंक सखी में, ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु
महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है कि महिलाएं हैं वो खाते वाते नहीं खुलवाती है, तो अपन एक काम करते हैं कि महिला को ही बैंक सखी के रूप में ट्रेंड करते हैं, जो कि ये काम है वो करती रहेगी। तो खाते खोलना, पेंशन और मनरेगा भुगतान है वो उपलब्ध करवाना, अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण करना क्या है, इसका उद्देश्य है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे बात करते हैं सर कृषि सखी। कृषि सखी क्या है कि सर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 56 दिन का क्या दिया जाता है, कृषि संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद में किसान को जितनी भी सहायता है वो दे देती है, तकनीकी सहायता देती है, सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में बता देती है महिला, तो उसे कृषि सखी बोलते हैं। ठीक है, आगे है पशु सखी। पशु सखी में क्या है, पशु सखी में क्या है साहब, यहाँ पर 5वीं पास जो ग्रामीण महिला है ना, उसको 4 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बारे में वो क्या करती है, पशु से संबंधित कोई छोटी मोटी बीमारियां उसका इलाज खुद ही कर देती है और आजीविका द्वारा इसको 1500 रुपए की मासिक सहायता है वो दी जाती है। तो यहां तक आपके सभी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो हो जाती है कंप्लीट। आपको बताना है कि जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये जो फ्लैगशिप योजना है वो आपको अच्छे से समझ में आई है क्या। यदि आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना है, पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी और आपको बताना जरूर है कि ये सेशन है वो कैसा लगा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।